दोस्तों 16 दिसंबर 2012 की रात को दिल्ली में ऐसा अनर्थ हुआ कि पूरा देश महिलाओं की सुरक्षा के लिए सड़क पर आ गया। यह घटना आज़ाद हिंदुस्तान की उन विभत्स और जघन्य घटनाओं में से एक है जिसने क्रूरता की सारी हदें पार कर दी थी। 23 साल की देहरादून की रहने वाली निर्भया फिजियोथेरेपिस्ट का कोर्स कर रही थी। उसका एक दोस्त था अवनिंद्र पांडे, जो कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और वो भी यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। निर्भया अपने माँ बाप के साथ पालम गांव में रहती थी। दोनों की दोपहर 4 बजे बात होती है और दोनों तय करते हैं कि आज संडे है, छुट्टी का दिन है, तो फिल्म देखने जाएंगे। दोनों घर से निकलते हैं, लेकिन घर पे नहीं बताते कि वो दोनों फिल्म देखने जा रहे हैं, बल्कि दोनों घर पे बताते हैं कि किसी दोस्त से मिलने के लिए जा रहे हैं। दोनों दिल्ली के साकेत में स्थित प्रसिद्ध मॉल सेलेब सिटी में जाते हैं और इन दोनों की इच्छा थी कि फिल्म तलाश देखेंगे। यह फिल्म आमिर खान और नवाजुद्दीन सिद्दीकी की थी, जो उस वक्त रिलीज हुई थी, पर क्योंकि वह संडे का दिन था और आमिर खान जैसे सुपरस्टार की फिल्म थी और जो कि हाल ही में रिलीज हुई थी, इसलिए दोनों को उस फिल्म का टिकट नहीं मिल पाता। इसलिए दोनों फिल्म लाइफ ऑफ पाई देखने का डिसाइड करते हैं, क्योंकि उन्होंने सोचा कि अब आ गए हैं तो फिल्म देख कर ही जाएंगे। इसलिए फाइनली दोनों लाइफ ऑफ पाई का टिकट लेते हैं और फिल्म देखने लगते हैं। जब ये लोग फिल्म एंजॉय कर रहे थे, उसी वक्त दिल्ली के एक घर में 6 लोग शराब पीकर मौज मस्ती कर रहे थे। उसमें से 4 लोग बस में काम करते थे, जिनमें से एक ड्राइवर था, एक कंडक्टर था और 2 हेल्पर्स थे। शराब का आनंद लेते हुए ये सभी 6 लोग तय करते हैं कि चलो दिल्ली की सड़कों पर थोड़ा घूमा जाए। फिर ये लोग उस बस में बैठकर घर से निकलते हैं और दिल्ली की सड़कों पर बस को दौड़ाने लगते हैं। लगभग 8:30 बजे ये लोग बस को लेकर मुनिरका पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर कंडक्टर खानपुर खानपुर की आवाज़ लगाना शुरू कर देता है। कुछ देर के बाद एक राम आधार नाम का व्यक्ति, जो कि मुनिरका का ही रहने वाला था, वो बस में चढ़ जाता है, क्योंकि उसे खानपुर की तरफ ही जाना था। कुछ ही देर में बस वहां से चल पड़ती है। कुछ देर बाद ये लोग उससे बताते हैं कि यह बस खानपुर नहीं बल्कि नेहरू प्लेस जाएगी। उनकी ये बात सुनकर राम आधार बस से उतरने लगा, लेकिन उन लोगों ने उसे बस के अंदर खींच लिया। ये लोग उससे लूटपाट करने लगे और जब राम आधार ने इसका विरोध किया तो इन लोगों ने उसकी पिटाई कर दी। इन लोगों ने उसका मोबाइल और उसके पास जो 1500 रुपये थे वो छीन लिया और उसे आईआईटी फ्लाईओवर के पास उतार दिया और बस को भगाकर वहां से ले गए। उधर फिल्म लाइफ ऑफ पाई खत्म होती है करीब रात के 9:15 बजे और फिल्म देखकर निर्भया और उसके दोस्त बाहर निकलते हैं। दोनों वहीं पर ऑटो का इंतजार करने लगते हैं। नॉर्मली वहाँ पर कोई भी ऑटो वाला मीटर से जाने के लिए तैयार नहीं होता। वो जनरली अपना फिक्स्ड रेट बता देते हैं कि कितने पैसे में जाएंगे। कोई भी ऑटो वाला पालम गांव तक छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। काफ़ी मोल भाव करने के बाद किसी तरह एक ऑटो वाला मुनिरका बस स्टैंड तक दोनों को छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। इस तरह दोनों ऑटो में बैठकर मुनिरका बस स्टैंड तक पहुँच जाते हैं। जब ये दोनों मुनिरका बस स्टैंड पर पहुँचते हैं तो रात के करीब 9:45 हो चुके होते हैं। दोनों मुनिरका में ऑटो रिक्शा का इंतजार कर रहे थे, तभी वहाँ एक ऑफ ड्यूटी चार्टर्ड बस आती है। यह वही बस थी जिसमें राम आधार को कुछ देर पहले लूटा गया था। बस सफ़ेद कलर की थी और उसके शीशे काले थे और उस पर पर्दे लगे हुए थे। ये लोग खड़े ही थे कि एक लड़का पूछता है कि कहाँ जाना है, जैसा कि आमतौर पर गाड़ी वाले सवारियों से पूछते हैं। तो ये लोग कहते हैं कि हमें पालम गाँव जाना है। तो बस वाला कहता है कि आओ हम भी उधर ही जा रहे हैं। इस तरह दोनों बस में सवार हो जाते हैं। वो लोग बस में आगे की 2-3 सीट छोड़कर बैठ जाते हैं। उसमें ड्राइवर समेत कुल 6 लोग थे। उन दोनों को लगा कि बस में पहले से कुछ सवारियां मौजूद है, लेकिन बाद में पता चलता है कि इसमें से कोई और पैसेंजर नहीं है, बल्कि वो दोनों ही पैसेंजर है। बाकी के लोग बस के आदमी ही हैं। उस बस में पहले से जो 6 लोग बैठे थे उनके नाम कुछ इस प्रकार से थे। पहला व्यक्ति था राम सिंह, जो कि उस बस का ड्राइवर था। दूसरा व्यक्ति था राम सिंह का छोटा भाई मुकेश सिंह, जो कि बस में हेल्पर का काम करता था। उसके बाद तीसरा व्यक्ति था अक्षय ठाकुर, जो कि बस का क्लीनर था। चौथा था विनय शर्मा और 5वां था पवन गुप्ता। वैसे तो विनय शर्मा और पवन गुप्ता उस बस में काम नहीं करते थे, पर ड्राइवर राम सिंह के ये दोनों अच्छे दोस्त थे। ये सभी लोग एक ही इलाके में दिल्ली में रहते थे। इनके अलावा एक नाबालिग भी था जिसका नाम था राजू। राजू उन लोगों में से सिर्फ राम सिंह को जानता था, बाकी सब उसके लिए अनजान थे और राजू उन लोगों से उसी दिन मिला था। निर्भया का दोस्त उनसे 2 बार टिकट मांगता है, पर उन लोगों ने टिकट नहीं दिया, लेकिन 10-10 रुपये टिकट के नाम पर ले लिए। करीब 5 मिनट्स के बाद जब ये बस मलाई मंदिर के पास फ्लाईओवर पर चढ़ती है तो इन लोगों ने बस के पर्दे गिरा दिए, दरवाज़ा बंद कर दिया और बस की लाइट बंद कर दी। कुछ देर के बाद ये लोग निर्भया के ऊपर छींटाकशी चालू कर देते हैं। उन्हें देखकर कमेंट्स पास करते हैं। इस पर निर्भया के दोस्त को गुस्सा आता है और वो उन लोगों से लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, क्योंकि इन लोगों ने उसे काफ़ी उकसा दिया था। फिर वो लोग निर्भया के दोस्त को रॉड से मार देते हैं और वो बेसुध हो जाता है। तब तक वो छोटा वाला लड़का भी वहाँ पर आ जाता है। निर्भया और उसके दोस्त को एहसास हो जाता है कि ये सारे के सारे लोग मिले हुए हैं। निर्भया अपने दोस्त को बचाने की कोशिश करती है तो ये लोग उसे भी बहुत पीटते हैं। इसके बाद ये लोग इनसे पर्स, मोबाइल, घड़ी वगैरह सब छीन लेते हैं और इनके कपड़े भी उतरवा देते हैं।
निर्भया का दोस्त पूरी तरह से बेहोश नहीं हुआ था और वह पूरी घटना अपनी आंखों से देख रहा था। वो लोग निर्भया को घसीटते हुए बस की सबसे पिछले वाली सीट पर ले जाते हैं। इसके बाद बारी बारी से 6 लोग निर्भया से रेप करते हैं। बीच बीच में बस के ड्राइवर भी बदली किए जाते थे और ये सभी लोग उसका रेप कर रहे थे। इस दौरान बस लगातार दिल्ली की सड़कों पर दौड़ रही थी। यह घटना लगभग 10 बजे शुरू होती है और तकरीबन 11:30 बजे तक चलती है, अर्थात लगभग 1 से 1.5 घंटे तक वो लोग निर्भया से दरिंदगी करते हैं। इस दौरान यह बस दिल्ली के 3 थानों के चक्कर काटती है, वसंत विहार, वसंत कुंज और वसंत कुंज नॉर्थ। इस दौरान कई पुलिस चौकी आती हैं, कई लाल बत्ती आती हैं, कई पीसीआर वैन वाले भी वहां से गुजरते हैं, लेकिन किसी को कोई एहसास नहीं होता। हालांकि उन्होंने कुछ शोर शराबा करने की भी कोशिश की, लेकिन बदकिस्मती से इन लोगों की आवाज़ बाहर नहीं जा सकी। शीशे बंद थे, पर्दे लगे हुए थे, लाइट बंद थी और बस यूं ही घूम रही थी। करीब 1-1.5 घंटे तक इन 6 लोगों ने निर्भया के साथ बस की पिछली सीट पर बारी बारी से ज़बरदस्ती की। ना सिर्फ ज़बरदस्ती की बल्कि जानवरों से बदतर कुकर्म किया। जब निर्भया विरोध कर रही थी तो उन्होंने उसके प्राइवेट पार्ट में लोहे की रॉड घुसा दी। इसके अलावा बस का पाना और बाकी के जो छोटे मोटे टूल्स होते हैं गाड़ियों में, वो भी उसके प्राइवेट पार्ट में इन लोगों ने डाल दिया। जितना लूट घसोट सकते थे इन लोगों ने वो सब कुछ किया। आलम यह था कि उसके पेट की आंतें बाहर आ गई थी। फिर उन दरिंदों में से किसी ने कहा कि ये मर गई है शायद, तो एक ने कहा कि अगर ये मर गई है तो इसके दोस्त को भी मार देते हैं, नहीं तो हम सब फंस जाएंगे। और फिर उन्होंने निर्भया के दोस्त के सिर पर एक और रॉड मारा। इस दौरान निर्भया ने 100 नंबर पर कॉल करने की भी कोशिश की, लेकिन उन्होंने उसका फ़ोन छीन लिया। उन्होंने उन दोनों के कपड़े उतरवा दिए थे और बाकी की चीज़ें जो भी थी उनके पास वो सब लूट लिया था। दिसंबर में दिल्ली में कड़ाके की ठंड पड़ती है, तो आप समझ सकते हैं कि उनकी क्या हालत रही होगी बिना कपड़ों के। मुनिरका के पास एक फ्लाईओवर है, उसके नीचे सुनसान जगह है, सड़क के किनारे झाड़ियां हैं। इन लोगों ने बस के पीछे से इन्हें फेंकने की कोशिश की, लेकिन पिछला दरवाज़ा जाम था इसलिए नहीं खुला। इसके बाद इन लोगों ने दोनों को बस के आगे के दरवाजे से नीचे फेंक दिया। उसके बाद तेज़ी से बस भगाते हुए इन्होंने बस के टायर से इन्हें कुचलने की कोशिश की, लेकिन निर्भया का दोस्त थोड़ा होश में था। निर्भया तो पूरी तरह से बेहोश थी, इसलिए निर्भया का दोस्त किसी तरह निर्भया को झाड़ियों की तरफ खींच लेता है और बस का पहिया चढ़ने से बच जाता है। तेजी से बस को भगाते हुए वो लोग वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि अब वो लोग भी घबराने लगे थे। अब निर्भया और उसके दोस्त के पास ना तो कोई मोबाइल था और ना ही शरीर ढकने के लिए कपड़े। उन्होंने हाथ दिखाकर कई लोगों को मदद के लिए रुकने के लिए भी कहा। वो लोग ज़्यादा दूर नहीं थे, बिल्कुल सड़क के किनारे ही थे। वहाँ से दर्जनों ऑटो रिक्शा, दर्जनों गाड़ियाँ गुजरी, कुछ लोग गुजरे, कारें गुजरी, पर कोई रुकता नहीं। वहाँ पर किसी ने मदद नहीं की उनकी। लोग देखते कि बगैर कपड़े के लड़के और लड़की वहाँ पर पड़े हुए हैं, लहूलुहान है, और उसके बाद आगे निकल जाते थे। एक समझदार इंसान जिनका नाम था राजकुमार, वो वहाँ पर पेट्रोलिंग कर रहे थे। उन्होंने बचाओ बचाओ की आवाज़ सुनी और वहाँ पर गए। उन्होंने झाड़ियों में एक लड़का और एक लड़की को देखा कि लहूलुहान बिना कपड़ों के पड़े हुए हैं। उन्होंने उसके बाद पूछा कि क्या हुआ, तो लड़की तो बोलने की हालत में नहीं थी, पर लड़के ने घटना की पूरी जानकारी उन्हें बताई। उसके बाद राजकुमार सड़क के दूसरी तरफ गए और एक होटल में से एक चादर लेकर आया और उसके 2 टुकड़े किए और दोनों को दे दिया शरीर ढकने के लिए। इसके बाद उन्होंने 100 नंबर पे कॉल करके पूरी घटना की जानकारी पुलिस को दी। थोड़ी ही देर में 3 पुलिस की पीसीआर की जिप्सी वहां पर पहुंच जाती है। पुलिस वाले देखते हैं कि दोनों की हालत बेहद खराब है। यहाँ पर भी एक अजीब चीज़ होती है, तीनों पीसीआर अलग अलग थानों की थी, इसलिए पुलिस वालों में भी बहस होने लगी कि यह मामला किस थाने में आएगा, जबकि उनकी प्राथमिकता होनी चाहिए कि उनको जल्द से जल्द हॉस्पिटल पहुँचाया जाए। इस बहस में ही कुछ वक्त गुजर जाता है। खैर आखिर में किसी तरह पुलिस वाले तय करते हैं कि यह मामला किस थाने में आएगा और उस हिसाब से पुलिस की गाड़ी में निर्भया का दोस्त निर्भया को उठाकर डालता है। इस प्रक्रिया में कुछ पुलिस वाले भी थोड़ी सी मदद करते हैं। फिर उन दोनों को सफदरजंग हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में ले जाया जाता है। उसके बाद जब डॉक्टर निर्भया को देखते हैं तो उनकी पहली लाइन यह होती है कि किसकी लाश उठाकर लाए हो, ये तो डेड बॉडी है, इसका क्या इलाज किया जाएगा। इस सेंटेंस से आप उसकी हालत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसकी वजह यह थी कि उसका मुंह खुल नहीं रहा था। गर्दन से लेकर पैर तक ऐसा कोई भी जिस्म का हिस्सा नहीं था जो उन दरिंदों ने छलनी नहीं किया था। उसकी आंत पेट से बाहर आ चुकी थी। प्राइवेट पार्ट पे लोहे के औजारों से हमला किया गया था। सीने पर जख्म थे, बाहों पे जख्म थे, हाथ कुचले हुए थे, एकदम बद से बदतर हालत हो गई थी। फिर भी डॉक्टर निर्भया का इलाज करना शुरू करते हैं, चूँकि उम्मीद बहुत ही कम थी। इसी दौरान लड़की के माँ बाप को इसकी सूचना दे दी जाती है। इसकी खबर जब मीडिया के जरिए फैली तो दिल्ली के साथ साथ पूरा देश सन्न रह जाता है। लोगों को यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा भी कैसे कोई कर सकता है। धीरे धीरे वक्त गुजरता है और पूरा देश सड़कों पर आ जाता है। विरोध प्रदर्शन पूरे देश में होने लगता है। निर्भया सबकी अपनी बेटी हो जाती है। लोग उसको बिल्कुल नहीं जानते थे, लेकिन लोग उसकी सलामती की दुआ करने लगते हैं।
इस घटना की जानकारी जब दिल्ली पुलिस के बड़े अधिकारियों तक पहुंचती है तो साउथ डिस्ट्रिक्ट दिल्ली की डीसीपी छाया शर्मा खुद हालात का जायजा लेने के लिए सफदरजंग हॉस्पिटल पहुंच जाती हैं। जब डॉक्टर्स ने लड़की की हालत के बारे में बताया तो डीसीपी छाया भी सन्न रह गई। उन्हें लगा कि यह मामला काफ़ी सेंसिटिव लगता है और अगर इसमें थोड़ी सी भी देरी हुई तो मामला हाथ से निकल सकता है, क्योंकि किसी भी घटना के पहले 24 घंटे बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। उन्होंने अपने सबसे काबिल ऑफिसर्स को बुलाया और उनकी 4 टीम बना दी। उसके बाद अवनिंद्र पांडे के बयान भी दर्ज कर लिया गया और वसंत विहार पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कर ली गई। पुलिस अपने काम में जुट जाती है और जल्द से जल्द उन दरिंदों को पकड़ने की मुहिम शुरू कर देती है। पुलिस ने अवनिंद्र से बस के डिस्क्रिप्शन के बारे में पूछा तो उसने बताया कि वो एक सफ़ेद रंग की बस थी और उसके दोनों साइड पीले और हरे रंग की पट्टी लगी हुई थी। उस बस का पिछला दरवाज़ा जाम था। बस के आगे वाले पहिए का कवर गायब था और उस बस के ऊपर यादव ट्रेवल्स लिखा हुआ था। पुलिस वालों पर बहुत ज़्यादा प्रेशर था। जहां उन लोगों को बस से उतारा गया था उस रोड के दूसरे साइड में बहुत से होटल थे जिसमें सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे। पुलिस सभी कैमरों को चेक करती है पर उन्हें यहाँ भी कामयाबी नहीं मिलती। बाद में एक होटल जिसका नाम होटल दिल्ली 37 था उसका सीसीटीवी कैमरा चेक किया जाता है तो पता चलता है कि एक व्हाइट कलर की चार्टर्ड बस 8 किलोमीटर के दायरे में कई बार एक ही रूट से गुजरती है और उस पर यादव भी लिखा हुआ था। पुलिस ने देखा कि वह बस उसी जगह पर 9:34 पर गुजरती है और फिर कुछ देर के बाद 9:53 पर भी वही बस वहां से गुजरती है। सीसीटीवी में यह भी दिखाई देता है कि वहां पुलिस वाले भी हैं, पीसीआर भी है, लोग भी हैं और फिर भी किसी को कुछ पता नहीं चलता कि उस बस में रेप हो रहा है। खैर सीसीटीवी, अवनिंद्र पांडे और ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की मदद से पुलिस उस बस के मालिक तक पहुंचती है। वहां पहुंचने पर पता चलता है कि यह बस स्कूल के बच्चों को लाने और ले जाने का काम करती है। बस की सारी जानकारी तो मिल गई पर बस के मालिक को नहीं पता था कि वह बस इस वक्त कहां पर है। उसके बाद पुलिस को अपने मुखबिरों से पता चलता है कि वह बस सेक्टर 3 आर.के. पुरम में रविदास कैंप में खड़ी है। वहां पुलिस जाती है और गुरुद्वारे के पास वह बस मिल जाती है। उस बस पे पीले और हरे रंग की पट्टी भी थी और उस पर यादव भी लिखा हुआ था। पुलिस ने देखा कि उस बस में एक आदमी बैठा है और जैसे ही उस आदमी ने पुलिस को देखा वह उतर कर वहां से भागने लगा। पुलिस ने उसका पीछा किया और थोड़ी देर में उसे दबोच लिया। फिर पुलिस ने उसका डॉक्यूमेंट खंगाला तो पता चला कि उसका नाम है राम सिंह और वह उस बस का ड्राइवर है। इस तरह से घटना के अगले दिन ही एक आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आ चुका था। उसके बाद उस बस को पुलिस अपने कब्जे में लेती है और सीएफएसएल टीम को बुलाती है। सीएफएसएल टीम ने उस बस से ब्लड सैंपल्स, फिंगरप्रिंट्स, लोहे की रॉड और हेयर सैंपल्स कलेक्ट किया और उन सभी को जांच के लिए आगे भेज दिया। पुलिस उस ड्राइवर के जरिए उन 6 लोगों तक पहुंचते हैं जो उस दिन उस बस में मौजूद थे और एक एक करके सबको गिरफ्तार किया जाता है। पुलिस ने जब अपना पुलिसिया रवैया दिखाया तो सभी गुनाहगारों ने अपना अपना जुर्म कबूल कर लिया। इधर निर्भया की हालत खराब होती जा रही थी क्योंकि उसके बहुत से अंग खराब हो रहे थे तथा इन्फेक्शन फैलने का भी डर था। अतः सभी डॉक्टर्स ने तय किया कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट के लिए जो सबसे बेस्ट हॉस्पिटल है दुनिया में वहां पर निर्भया को ले जाया जाएगा। इस प्रकार उसे सिंगापुर के माउंट एलिजाबेथ हॉस्पिटल में ले जाने का फैसला किया गया। सरकार ने कहा कि इसके इलाज का सारा खर्चा हम उठाएंगे, आप लोग इसे दुनिया का बेस्ट ट्रीटमेंट देने का अरेंजमेंट करिए। इस प्रकार 26 दिसंबर को स्पेशल प्लेन से निर्भया को सिंगापुर ले जाया जाता है और वहां पर माउंट एलिजाबेथ हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। निर्भया के साथ निर्भया के माँ बाप भी माउंट एलिजाबेथ हॉस्पिटल में जाते हैं। यहाँ पूरे देश में निर्भया के लिए दुआओं का दौर चालू रहता है। शुरू में खबर आई कि उसकी हालत सुधर रही है, लेकिन फिर 29 दिसंबर को सारी उम्मीदें दम तोड़ देती हैं और खबर आती है कि निर्भया हमारे बीच नहीं रही। पूरा देश सख्ते में आ जाता है। गुस्सा लोगों का बढ़ता ही जा रहा था। कानून को लेकर नेताओं में बहसबाजी छिड़ जाती है। पार्लियामेंट में हंगामा होने लगता है, लोगों का शोर होने लगता है, लोग कैंडल जलाने लगते हैं, मुजरिमों को जल्द से जल्द सजा देने की मांग होने लगती है। इसी बीच फिर कुछ चीज़ें सामने आती हैं। जब निर्भया का दोस्त अवनिंद्र पांडे उसे देखने के लिए जाता है तो निर्भया से बोला नहीं जा रहा था। उसने एक पर्ची पर लिखकर बोला कि मेरे इलाज में बहुत से पैसे खर्च होंगे, कितने हो जाएंगे, पैसे तो हैं नहीं। तो उसके दोस्त ने कहा कि तुम पैसों की चिंता बिल्कुल मत करो। जब उसके माँ बाप गए थे तभी भी उसने पर्ची में ही लिखकर बात की थी और कहा था कि मैं जीना चाहती हूँ और उन दरिंदों को जिंदा जला देना। लोगों का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। यह मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में जाता है। जब मुकदमा चल रहा होता है तो उन 6 में से एक जो ड्राइवर था जिसका नाम था राम सिंह, उसने 11 मार्च 2013 को जेल में ही फांसी लगा के आत्महत्या कर ली। एक आरोपी जो कि नाबालिग था उसकी सजा को लेकर बहस छिड़ जाती है। जब उसने यह क्राइम किया था यानी कि 16 दिसंबर 2012 को, तब बालिग होने में उसे केवल 8 से 9 महीने ही बाकी थे। उस वक्त यह सवाल उठाते कि क्या इसे भी बालिग माना जाए। कहते हैं कि निर्भया के साथ जिसने सबसे ज़्यादा हैवानियत किया था वो वही नाबालिग बालक था, लेकिन हमारा कानून नाबालिग को 3 साल से ज़्यादा की सज़ा नहीं दे सकता था। उसे बड़े मुजरिमों के साथ जेल में नहीं रखा जा सकता था, बल्कि उसे चिल्ड्रन होम में रखा जाता है। अतः इसी नियम का पालन किया गया और उसे चिल्ड्रन होम में भेज दिया गया
और बाद में 3 साल के बाद वह वहाँ से बरी हो गया, लेकिन उसकी आइडेंटिटी छिपा कर रखी गई क्योंकि अगर लोगों को पता चल गया कि निर्भया का एक आरोपी यह भी है तो लोग उसे मार सकते हैं। तो ये था निर्भया की कहानी का पहला भाग जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि किस तरह से दोषियों का मामला कोर्ट में पूरे 8 साल तक चलता रहा और फाइनली उन्हें किस तरह से फांसी दी गई। अगर आपको आज का यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि इस चैनल पर आने वाले वीडियोस का अपडेट आपको मिल सके। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले थैंक यू, गुड बाय एंड टेक केयर।